हिमांशु, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में क्या जानकारी मिल रही है? कितने बजे इसकी शुरुआत होगी? हालांकि 12 बजे ये कहा जा रहा है ये शुरू हो जाएगी, लेकिन क्या क्या घोषणाएं फेजेस को लेकर तो होगी ही, लेकिन इसके साथ ही सबकी नजरें आज इस 12 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में टिकी हुई हैं। बिल्कुल, सबकी नजरें जो है 12 बजे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है मुख्य चुनाव आयुक्त की, उस पर टिकी हुई है। और मुझे लगता है नेहा कि लगभग 12:20 के करीब साफ हो जाएगा कि किस राज्य के अंदर किस तारीख को मतदान होगा, और सभी राज्यों में यानी 5 राज्यों के अंदर किस दिन जो है वो काउंटिंग होगी, यानी कि गिनती किस दिन होगी मतदान की। वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी 12:20 पर, और किस राज्य में कितने फेजेस पे चुनाव होगा ये सारी चीजें भी साफ हो जाएंगी। लेकिन इतना माना जा रहा है छत्तीसगढ़, क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है कई जगह वहां पे, और वहां पर जो है 2 फेजेस में जो है वो चुनाव होंगे। पिछली बार भी 2018 के अंदर 2 फेजेस में छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए थे, और मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और मिजोरम, यहाँ पर एक एक फेज में जो है वो चुनाव हो सकते हैं। लेकिन मिजोरम के अंदर भी मुझे जहां तक जानकारी मिल रही है कि वहां भी हो सकता है 2 फेजेस में चुनाव कराए जाएं। तो ऐसे में अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो 2 राज्यों में जो है 2 फेजेस में चुनाव होंगे, जहां सेंसिटिव एरिया है, जो संवेदनशील जगहें हैं, वहां 2 फेजेस में चुनाव होंगे। बाकी राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, यहाँ एक एक फेज में ही चुनाव हो जाएंगे। अब देखना यह है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में वहां पर जब चुनावी परिणाम आ जाएंगे तो उसके बाद क्या परिस्थिति बनती है। क्या भारतीय जनता पार्टी को उस तरीके के जो है नतीजे मिलेंगे, या कांग्रेस बढ़त बनाएगी, या तेलंगाना में केसीआर का तीसरी बार जो है वो परचम फहराएगा, ये देखने वाली बातें हैं। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी यही कोशिश की जा रही है कि 4 राज्य जो है तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, यहाँ पर उनकी सरकार बने। और दूसरी तरफ कांग्रेस का यह कहना है कि पिछली बार मध्य प्रदेश में उन्होंने सरकार बनाई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मिलकर उनकी सरकार को गिरा दिया है। लेकिन इस बार उनकी कोशिश ये रहेगी कि इतने नंबर आए, इतनी सीटें जीते कि इसके बाद भी जोड़ तोड़ के लिए कोई जगह ना बचे। और यही भारतीय जनता पार्टी को भी लगता है कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सरकार बने, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सभी राज्यों में एक रणनीति अपनाई है कि अपने सांसदों को चुनाव में उतारा जाए। जो केंद्रीय मंत्री हैं, जिनकी साख और जमीन पर पकड़ है, उनको उतारा जाए। जातीय समीकरणों को साधते हुए जो है टिकट दिए जाएं, जिससे एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिले। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के अंदर 7 सांसदों को उतारा है, उनमें से 3 केंद्रीय मंत्री हैं, और अभी यह माना जा रहा है कि लगभग 7 सांसदों को और उतारा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने 21 उम्मीदवारों की सूची तो घोषित कर दी है, उसमें एक सांसद है विजय बघेल। लेकिन जो हमारी सूचना है उसके बाद जो दूसरी बार जो सूची को लेकर हुई, जिसमें 69 नामों को लेकर चर्चा हुई है, उनमें 3 सांसदों को जो है मैदान में उतारा जाएगा। जी, विजय बघेल और भूपेश बघेल का सीधे तौर पर मुकाबला। लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश का रुख कर लेते हैं, जहां पर रवीश पाल सिंह मेरे सहयोगी भोपाल से जानकारी दे रहे हैं। रवीश, सबसे अहम और मुख्य मुद्दे मध्य प्रदेश की जनता के लिए क्या है, सबसे पहले वो बताएं। इसके अलावा जो सांसदों को इस बार चुनाव लड़ाने का ऐलान किया जा रहा है, वो किस तरीके से एक अहम भूमिका निभा सकता है, उससे क्या सिग्नल जा रहा है? देखिए नेहा, सबसे पहले हम अहम मुद्दों की अगर बात करें तो देखिए मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पे बड़ी संख्या में बेरोजगार है। तो मध्य प्रदेश में जो विपक्षी दल होते हैं वो सबसे बड़े 3 मुद्दे उठाते रहे हैं जब से भाजपा की सरकार यहाँ पे है। देखिए लंबी समय से सरकार है, 18.5 साल बहुत लंबा समय होता है, लेकिन इस दौरान जो बेरोजगारी की दर बढ़ती गई है उस पर लगातार हमला किया है कांग्रेस ने। इसके अलावा भ्रष्टाचार को लेकर के कांग्रेस जो है वो हमेशा से ही हमलावर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर। आपको याद होगा व्यापम घोटाले को लेकर के जितना हंगामा हुआ था, देश विदेश में इस व्यापम घोटाले की जबरदस्त चर्चा हुई थी। तो महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, ये मध्य प्रदेश के 3 सबसे अहम मुद्दे हैं जिसे लेकर के जो विपक्षी दल है वो सत्तारूढ़ दल पे हमेशा से हमलावर रहा है। और देखिए चुनावी साल में भी जब भ्रष्टाचार की बात आती है तो देखिए भ्रष्टाचार की बात आती है, कांग्रेस ने महाकाल लोक घोटाले का मुद्दा सामने उठाया, जहां पे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस महाकाल लोक का उद्घाटन किया था, साल भर के भीतर ही वहां पे जब मूर्तियां गिर गई तो वो एक बड़ा मुद्दा बन गया। मध्य प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं को लेकर के, जैसा मैंने पहले भी कहा, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा होता है। तो जब भर्ती परीक्षाएं होती है तो भर्ती परीक्षाओं में जो एक तरीके से देखा जाए तो सवाल खड़े होते हैं। पटवारी भर्ती परीक्षा पे सवाल खड़े हुए, एक ही कॉलेज पे एक ही सेंटर से कई सारे लोग पास हो जाते हैं, उस पर सवाल खड़े हुए। तो भ्रष्टाचार और एक तरीके से बेरोजगारी, ये 2 सबसे बड़े मुद्दे हैं जो इस समय विपक्ष के हाथ में है। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि इन मुद्दों से कहीं ज्यादा विपक्ष जो है या फिर सत्तारूढ़ दल जो है
वो टारगेट कर रहा है इस समय किसानों को और महिलाओं को। अगर सत्तारूढ़ दल लाडली बहना योजना के जरिए 1.25 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खाते में 1250 रुपए हर महीने रुपए डाल रहे हैं, तो वहीं विपक्ष ने भी ऐलान कर दिया है कि जब उनकी सरकार बनेगी, जीत जाते हैं अगर, तो वो 1500 रुपए महीने देंगे। सत्तारूढ़ दल 450 रुपए में गैस सिलेंडर दे रहा है एमपी में। विपक्ष ने भी दावा कर दिया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। तो इनकी आड़ में अगर देखा जाए, ये जो लोक लुभावन योजनाएं हैं जो टैक्स पेयर्स के पैसे से दी जा रही है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल खड़े किए हैं, ये शिवराज के लिए अहम फैक्टर बताया जा रहा है। लेकिन इस बीच आपको सुना देते हैं शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, कैसे उन्होंने नजरिया बदला है चुनाव का, देखिए। ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद होगा। मैंने मध्य प्रदेश में राजनीति की परिभाषा बदल दी। हमारे गरीब भाई बहनों, किसान भाई बहनों, आपने वर्षों तक देखा कांग्रेस का राज। बताओ कभी जनता की ऐसी चिंता होती थी क्या? बोल के बताओ होती थी क्या? अरे मैं कोई सरकार थोड़ी चलाता हूं, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार, आप सब मेरे परिवार हैं, परिवार है। अच्छा आप बताओ ईमानदारी से, मैं मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया लगता हूं? जोर से बताओ। हमारा तो मामा हूं। मैंने राजनीति बदल दी मध्य प्रदेश, जनता के लिए राजनीति और जनता की सेवा के लिए राजनीति। बताओ मेरी बहनों, कोई ने सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा जब भैया सीधे खाते में पैसा डालेगा? बोलो, कोई ने सोचा था क्या? अरे दिल से बताओ, सोचा था क्या कभी? शरद कुमार मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। राजस्थान में किस तरीके से चुनावी रण लड़ा जाएगा ये बेहद दिलचस्प है, क्योंकि शरद, एक तरफ कांग्रेस के लिए सचिन को मनाना, सचिन फैक्टर बेहद अहम, और वहां पर किसी नाम का सीधे तौर पर ऐलान ना होना, ना गहलोत का, ना सचिन पायलट का, ना किसी और का, ये किस तरीके से अहम भूमिका निभाएगा। और दूसरी तरफ बीजेपी का वसुंधरा राजे को पूरी तरीके से साइडलाइन करना और कमल के निशान पर चुनाव लड़ना, ये आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बीजेपी जहां तक राजनीति है नेहा, मैं देखता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा मुद्दा है। उनकी लोकप्रियता के बारे में इंकार नहीं किया जा सकता। मैं जितनी रैलियों में उनका गया हूं, उनके लिए क्रेज है, और वोट में कितना तब्दील हो पाता है मुझे पता नहीं। मुझे लग रहा है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो झगड़ा देखा है बीजेपी ने, सोचा होगा कि शायद वसुंधरा राजे को दूर रखें, या फिर वसुंधरा राजे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अदावत बहुत पुरानी है, कोई नई नहीं है। मगर चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि वसुंधरा राजे के ऊपर भी कई तरह के जो बैगेज हैं, कई तरह के आरोप लगे हैं, जो भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा जब वो बनाते हैं राजस्थान में, तो फिर मुझे लग रहा है कि कुछ न कुछ सोचकर वसुंधरा राजे को नेपथ्य में रखने की प्लानिंग उनकी होगी। पिछली बार जैसे नारा लगा था कि मोदी तुमसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, अब कांग्रेस में नारे लग रहे हैं गहलोत तुमसे बैर नहीं, विधायकों तुम्हारी खैर नहीं। तो एक भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है राजस्थान में। सचिन पायलट, पूर्वी राजस्थान एक बड़ा जनाधार है सचिन पायलट का, और वहां से ही कांग्रेस की सरकार बनी थी। वहीं को लेकर 16 तारीख से अशोक गहलोत यात्रा निकाल रहे हैं कि किस तरह पूर्वी नहर परियोजना को लेकर किस तरह से कि सचिन पायलट फैक्टर को काबू में किया जाए। ठीक है, भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, इसी को लेकर अब चुनावी रणनीति आगे बनाई जाएगी। किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, किसके पर नहीं, ये अब पार्टियों के लिए एक अहम मुद्दा होगा विचार के लिए।